आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम टर्म समझने वाले हैं यहाँ केमिकल रिएक्शंस, और इन रिएक्शन से हमें मिलेंगे केमिकल इक्वेशंस। ओके, तो रिएक्शन समझने के लिए हमें ज़रूरी है चेंज को समझना। देखिए, चेंज का मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन। इट कैन बी अ फिजिकल चेंज और कैन बी अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो अब हमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा चेंज हमारा फिजिकल चेंज में आएगा और कौन सा चेंज हमारा केमिकल चेंज में आएगा। फिजिकल चेंज में भी स्टेट चेंज हो रही है हमारी, और केमिकल चेंज में भी हमारे स्टेट का चेंज होना जरूरी है। हमारी डेली लाइफ में कितने ही एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं हमारे फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में। फॉर एग्जाम्पल, हमने वेजिटेबल्स लिए और उनको कट कर दिया। एक शेप थी वेजिटेबल की और काट के हमने उसको चेंज कर दिया है, तो एक शेप से दूसरी शेप में वो कन्वर्ट हो चुकी है, तो इसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। ठीक है, वेजिटेबल्स कटिंग। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, क्ले ली हमने, शेप्स ऑफ क्ले। एक क्ले लिया, जैसे फ्लावर्स वगैरह बनाते हैं, अधिकतर आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज होती है हमारी क्ले। क्ले को हम कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी राउंड, इट कैन बी सिलेंड्रिकल। तो एक क्ले जो हमारे पास मौजूद थी उसको हमने किसी और शेप में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी स्टेट चेंज हो गई है। ठीक है, पहले किसी और शेप में थी, फिर किसी और शेप में हो गई है, तो वो हमारा फिजिकल चेंज में आएगा। या हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लोग को चपाती बनानी होती है तो मम्मी लोग क्या करते हैं घर में, उसको राउंड राउंड करते हैं ना, गोल हाथ से लेके, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो मेकिंग चपाती ऑफ वाटर में क्या होता है, पानी लिक्विड होता है, हम उसको फ्रीज कर देते हैं, जमा देते हैं, तो जमने के बाद वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। तो लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ भी हमारी शेप भी चेंज हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हुई है। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज में आएंगे। मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो सकता है। अभी हमने इससे ऊपर वाले एग्जांपल में लिखा था फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर में हमारा जो लिक्विड था वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा था। यहाँ मेल्टिंग ऑफ वैक्स, एक वैक्स है जो जमी हुई पोजीशन में है हमारी, और उसको हम पिघला रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारा सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा है। तो जो भी हो, लिक्विड से सॉलिड हो, सॉलिड से लिक्विड हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होना हमारा फिजिकल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल चेंज एक प्रकार का चेंज हो रहा है, तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, फिजिकल चेंज में। ठीक है, नाउ कम टू द केमिकल चेंज। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट होना। ठीक है, फूड का डाइजेस्ट होना बोले तो हमारे बॉडी में जो भी प्रक्रियाएं होंगी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, वो हमारा प्रोसेस पूरा का पूरा आएगा केमिकल चेंज में। जैसे हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए, अगर हमें केमिकल चेंज लाना है इन एग्जाम्पल ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, तो हमें एक केमिकल की जरूरत होगी, बिल्कुल होगी, और वो केमिकल यहाँ कौन है, HCl। नेक्स्ट इज कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना। ठीक है, अब दूध से दही कैसे बनती है, ऐसे तो नहीं बनती, वो लैक्टिक एसिड की मौजूदगी के कारण हमारा क्या होता है, मिल्क से कर्ड में कन्वर्जन हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड यहाँ काम करेगा एज अ केमिकल मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो सकता है। इसी तरह ऐसे ही हमारा हो सकता है फोटोसिंथेसिस, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये सभी के सभी चेंजेस हमारे आ जाएंगे केमिकल चेंजेस में। और ध्यान रहे, केमिकल चेंज अगर हमें लाना है तो कहीं ना कहीं कोई केमिकल एसिड, कोई ना कोई केमिकल या एसिड वहाँ प्रेजेंट ज़रूर रहेगा। जैसे अगर हम बात करें सबसे लास्ट एग्जाम्पल की, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन होता है लोहे पर जंग लगना। ठीक है, तो वहाँ क्या प्रोसेस होती है, मतलब देखिए इसको हम डीपली बाद में पढ़ सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, रस्टिंग ऑफ आयरन सब आएगा आपके सिलेबस में, लेकिन थोड़ा सा ऐसे एक इंट्रो देते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, हमारा जो लोहा होता है, ठीक है, आयरन दैट इज Fe, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बाद हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन फॉर्म होता है। फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या करता है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट से यानी हीट लेके, एक एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी हीट लेके अपने फूड को तैयार करते हैं। ठीक है, उनको भी खाना चाहिए होता है जैसे आप लोग खाते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना भी देखते होंगे आप, इसमें फलों के पकने में एक स्मेल भी अलग चेंज हो जाती है हमारी, और कलर चेंज हो जाता है अगर हमारे फ्रूट पक जाते हैं तो यहाँ से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल चेंज होता है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन को। तो केमिकल रिएक्शन को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। मैं यहाँ पहले वर्ड्स में लिखूंगी, वर्ड्स फॉर्म में, एंड देन, ठीक है, वर्ड फॉर्म। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। तो वाटर को फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बनाता है हमारा वाटर, ठीक है, वाटर फॉर्म हो जाता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर हम ऐसे लिखते रहेंगे तो ये तो थ्योरेटिकल फॉर्म ही हो जाएगी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, सिंबल्स इनको दे दिए। जैसे हाइड्रोजन का सिंबॉलिक फॉर्म होता है H और इसका एक मॉलिक्यूल होता है H2। ऑक्सीजन का सिंबॉलिक फॉर्म है O और इसका मॉलिक्यूल होगा हमारा O2, जो ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर बना। अब आप सोचोगे एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। देखिए H मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन का सिंबल है, H हाइड्रोजन का सिंबल है। 2 एटम H के जब मिल जाते हैं तब एक मॉलिक्यूल तैयार होता है H2। इसी तरह ऑक्सीजन के 2 एटम जब मिल जाएंगे तो हमारा ऑक्सीजन तैयार होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा Cl होता है, Cl के 2 एटम जब आपस में मिलेंगे तब हमारा Cl2 दैट मीन्स क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल तैयार होगा। इसकी पूरी की पूरी मैं एक लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराने भी वाली हूँ आज कि किसको क्या कहते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है और क्या क्या इसका मॉलिक्यूल को हम कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। वापस आ जाते हैं अपनी इक्वेशन पर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमें क्या दिया, वाटर। वाटर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यस H2O। अभी हम ये नहीं देखेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि बैलेंस करना इक्वेशन को आगे पढ़ेंगे, बट स्टिल ठीक है कर देते हैं। यहाँ 2H2O मिलता है हमें, ठीक है, ये इक्वेशन होती है। बैलेंस बाद में, पहले मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर हमें क्या दे रहे हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल दे रहे हैं। तो अगर हम देखें ये हमारा एलिमेंट हुआ, ये हमारा एक एलिमेंट हुआ और ये हमारा एक कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों ही हमारा प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे हमारा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अभी मैंने बोला, ठीक है, वो क्या है, एलिमेंट्स होंगे, और हमारा वाटर H2O होगा कंपाउंड। क्योंकि किनको एलिमेंट्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं इनके सिंपल सब्सटेंस में, लेकिन इसको ब्रेक कर सकते हैं इनके सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता कि जो हाइड्रोजन है उससे H अलग निकाल के रख दो और H अलग निकाल के रख दो, कि हमें एक H की जरूरत है, दूसरे H की जरूरत नहीं है। लेकिन H2O में, H2O किससे मिलकर बना है, 2 मॉलिक्यूल किसके लिए हमने, हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का लिया है। भाई H2O को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या है, H एक है और यहाँ ऑक्सीजन है एक, ठीक है। इनको हम अलग कर सकते हैं, मीन्स H2 को अलग और O को अलग, और इनकी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग करते हैं इसको डिकम्पोज। तो हमारी जो इक्वेशन यहाँ फॉर्म हुई है, 2 एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं यहाँ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हुई हमारी एक और एक हुई है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारी चीज़ें मौजूद होंगी, फॉर एग्जांपल 1 2 3 जितने भी हम लोग कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं, इनकी कॉम्बिनेशन को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, क्योंकि इनको आपस में रिएक्ट करने के बाद हमें एक कंपाउंड मिल रहा है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो राइट हैंड साइड पे जो भी हमें मिला उसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। तो यहाँ 2 हैं तो S लगा देते हैं, रिएक्टेंट्स, एंड यहाँ एक ही प्रोडक्ट मिला है तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसके साथ कोई गैस, हीट कुछ भी हो रहा है तो वो सब हमारे प्रोडक्ट में काउंट हो जाएंगे। अब बात आती है केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बोला जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। बहुत ईजी सी एक डेफिनेशन यहाँ बन के आती है कि एक केमिकल रिएक्शन एक वो चेंज है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ये 2 सब्सटेंस मिलकर नया सब्सटेंस बना रहे हैं, या हम कह सकते हैं रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने के बाद हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो आपकी मर्जी है जो भी आप फॉर्म करना चाहिए। आई कैन से इट, अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच 1 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, ठीक है। और एक पॉइंट और है जो आपको याद रखना होगा कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो यहाँ इनहेरिट नहीं होगी। दैट मीन्स यहाँ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग है, ऑक्सीजन की अलग है। यहाँ जो हमारा नया सब्सटेंस बना है दैट इज H2O, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी, एंटायरली डिफरेंट होगी हमारे पहले वाले सब्सटेंस से, ठीक है। ओके, हमने एक एग्जाम्पल लास्ट टाइम लिया था राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, और मैंने बोला था कि यहाँ पर जो फल होते हैं वो पकते चले जाएं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, स्मेल भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है आइडेंटिफाई करने का कि हमारे फ्रूट्स में कहीं ना कहीं क्या चल रहा है, केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने अभी फ्रूट का एग्जाम्पल लिया था तो उसमें स्मेल या कलर चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट है हमारा चेंज इन स्टेट, सॉलिड से लिक्विड हो सकती है, लिक्विड से गैस हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हमारा सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, गैस से सॉलिड हो गया, ठीक है। ये होगी हमारा चेंज इन स्टेट, कि स्टेट्स में हमारा चेंज आ रहा है। इसके अलावा जैसे कोई चीज़ हार्ड हो रही है, कोई चीज़ सॉफ्ट हो रही है, वो भी हमारा चेंज इन स्टेट में आएगा। शेप चेंज हो रही है, ठीक है, तो शेप्स का चेंज होना भी हमारा चेंज इन स्टेट में आएगा। सेकेंड, इफ आई कैन से इट इज चेंज इन कलर, जैसे
किसी फ्रूट के कलर का चेंज होना, है ना, जैसे आम है, एक मैंगो है, ठीक है, मैंगो फॉर एग्जांपल ग्रीन होता है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर वो पकने लग जाए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट किस वजह से हो रहा है, आम में मौजूद केमिकल रिएक्शन के कारण, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आम का पकना जो है केमिकल रिएक्शन को दर्शा रहा है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो हमारा ग्रीन आम था, हो सकता है वो थोड़ा येलोइश हो जाए, रेडिश हो जाए, कॉम्बिनेशन कुछ शेड में आ जाए, डबल शेडेड हो जाए, तो चेंज इन कलर होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कलर चेंज कैसे हो जाता है। जैसे लिटमस पेपर होता है हमारा, लिटमस पेपर में क्या होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, एक रेड लिटमस पेपर होता है। तो जहाँ भी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो होगी, वहाँ हमारा जो लिटमस पेपर होगा वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो एसिडिक प्रॉपर्टीज भी हमारी कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन को दिखाती है। तो ब्लू लिटमस पेपर का चेंज होना, या बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़ेंगे आप आगे सेकंड चैप्टर में, एसिड्स पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, वो भी हमारा क्या करते हैं, चेंज इन कलर जो प्रोसेस है उसको उसके साथ डील करेंगे। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, कई बार हमें जो गैस होती है वो मिलती है, ठीक है, गैस इन फॉर्म ऑफ लाइक हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ कि सोडियम है, ठीक है, सोडियम को का जो सिंबॉलिक फॉर्म है दैट इज Na। सोडियम को हम अगर पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर हम पानी के साथ रिएक्ट कर दें तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो गया है, ठीक है। अच्छा, एक और देखें, अगर हम केमिकल रिएक्शन, एक छोटा सा घरेलू एग्जांपल देखते हैं हमारे डेली लाइफ में जो होता है, हम लोग जैसे दही होती है, दही खट्टी हो जाती है, मट्ठा बन जाता है, ठीक है, मट्ठा बन जाता है उससे, उसमें कभी फील किया आपने, उसमें से गैस निकलती है, कभी बहुत खट्टी दही को स्मेल करना, ठीक है, उसमें भी इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। या छाछ का पैकेट आता है, उसको हम थोड़ा सा हिला के अच्छे से शेक करके और थोड़ी देर रख दे तो वो पूरा का पूरा पफ हो जाता है, पूरा का पूरा फूल जाता है। तो इसका मतलब उस छाछ में गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। जब नेक्स्ट है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, क्या कोई इसका एग्जाम्पल सोच सकता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम टेम्परेचर से कैसे पता लगाएंगे? जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में मैंने क्या बोला था, क्या रिएक्शन अकर होती है वहाँ रिएक्शन अकर होती है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ योर सनलाइट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हीट ले रहे हैं, हीट लेने के बाद हमारा जो प्लांट्स होता है उनका खाना या ग्लूकोज हमारा तैयार होता है। जैसे उसमें हम क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है, CO2 प्लस H2O। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा जो वाटर है वो मिलके हमारा ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। ग्लूकोज बोले तो प्लांट्स का खाना, हमारा भी खाना होता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। दिस इज अ फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ योर ग्लूकोज। तो ठीक है, बैलेंस कर लेंगे हम 6 and 12, ठीक है, बैलेंस हम लोग कर लेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपका H2O ने बनाया ग्लूकोज। कैसे बनाया, यहाँ हमें लिखना होगा सनलाइट, ठीक है, सनलाइट लिख सकते हो आप यहाँ। तो लिखने के तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, अभी वो भी बताएंगे कैसे कैसे इक्वेशन को हम जब लिखते हैं, राइटिंग ऑफ एन इक्वेशन वुड भी, तो उसके अंदर आ जाएगा कैसे कैसे दिखाएंगे। अभी प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन में हमारा जो हमारा प्रिसिपिटेट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे हम एक ग्लास लेते हैं, ग्लास में हमने क्या किया, चौक का पाउडर हम घोलते गए, हमें वाइट हो गया हमारा जो पानी था ग्लास के अंदर। तो उसमें हमें लग रहा है कि हमारा जो चौक है क्या वो पूरा घुल चुका है, हमें लग रहा है। लेकिन हम थोड़ी देर बाद अगर उसको देखते हैं तो हमारे ग्लास में जो चौक पाउडर है वो नीचे, ठीक है, बिल्कुल बॉटम में जाकर वो इकट्ठा हो जाती है, चौक का जो पाउडर होता है। तो वो जो एक चौक का पाउडर है उसको हम प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस जो कि बनेगी हमारी केमिकल रिएक्शन के बाद, यानी एक जो ऐसी प्रोसेस जिसमें कहीं ना कहीं एक केमिकल रिएक्शन हमारी अगर हो रही है, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। तो सिंबॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकली हम इसको लाइक बैलेंस करते हैं। तो एक्चुअली जैसे 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 हमने लिया, दिस इज योर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन would form water, ठीक है। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं सिंबॉलिकली हाइड्रोजन को, सिंबॉलिकली ऑक्सीजन को एंड देन सिंबॉलिकली वाटर को। तो यहाँ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हम देंगे तब जाके हमारी एक केमिकल इक्वेशन फॉर्म होगी। सो सिंबॉलिकली इट्स H मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्लस सिंबॉलिकली इट्स O देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
सिंबॉलिकली वाटर इट इज। सो केमिकल इक्वेशन क्या बताया गया था? एक केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। प्लस मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ उसमें, प्लस मैथमेटिकली हम इसको बैलेंस कर देते हैं, तब जाके हमारी पूरी एक केमिकल इक्वेशन तैयार होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये नीचे यहाँ बाय डिफॉल्ट 1, ठीक है। तो हमें ऑक्सीजन को दूसरी तरफ 2 करना होगा बैलेंस करने के लिए। बाय द वे इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के और भी तरीके हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये छोटी सी इक्वेशन है, ऐसे ही बैलेंस हो जाएगी। ऑक्सीजन की 2 है, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। अब जैसे हमने यहाँ 2 लगाई, ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी काउंट होगा और हाइड्रोजन के लिए भी काउंट होगा। तो हाइड्रोजन के अगर हम काउंट करें, यहाँ जो होता है और सफिक्स में जो होता है, इनकी मल्टीप्लाई होती है, 2 2 4, हाइड्रोजन हमारे हो गए हैं 4, तो हमें यहाँ 4 करना होगा। 4 करने के लिए सफिक्स में हाइड्रोजन के ऑलरेडी प्रेजेंट है 2, तो हमें यहाँ 2 लगाना होगा। नाउ आवर इक्वेशन इज टोटली बैलेंस्ड। ओके, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स देते हैं। अब आप बोलोगे कि यार ये 2 2 जो भी हम लोग बैलेंस कर रहे हैं इक्वेशन, ये किस लिए होता है? ये देखिए किस लिए होता है। हमने अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये हमारा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है, ये हमारा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने लिए? 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लिए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक ही है ना। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ हमने 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिए, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ इस प्लस को मैं थोड़ा सा यहाँ लगा देती हूँ। हमें मिले वाटर मॉलिक्यूल्स कितने? देखिए यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो मेरे को यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने होंगे। वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन के 2 एटम प्लस 1 एटम ऑफ योर ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल। लेकिन हमें तो 2 हाइड्रोजन, लेकिन हमें तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल मिलेगा, इस प्रोसेस में टोटली हमें हमारे वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। सो हियर आई हैव गिवन यू 3 रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल सेकंड यानी इस रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करना होगा, ठीक है, जिसमें हम सिंबॉलिकली लिखते हैं और मैथमेटिकली हम बैलेंस करते हैं हमारी इक्वेशंस को। तो दिस इज सेकंड वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर केमिकल इक्वेशन। इसी तरह हम बहुत सारी इक्वेशंस हैं जिनको लिखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा केमिकल इक्वेशंस को आगे और डील करने के लिए मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। जैसे ये हाइड्रोजन, तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम H से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा H2 बन जाता है। इसी तरह नाइट्रोजन N से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका सिंबल हम N बोलेंगे, लेकिन N2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ जितने भी मैंने एलिमेंट्स लिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, सब एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी मैं आपको शो करना चाहूँगी। ये प्रॉपर्टी है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2 है, इसका मतलब है ये ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर तैयार हुई है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस हमारी। तो O जो है, ये 2 एटम्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा O2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये यहाँ एटमिसिटी भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है ऑक्सीजन की जो एटमिसिटी है वो कितनी होगी? हमारी 2 होगी। जितने भी एटम्स हमारे यूज होंगे एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए, वो हमें हमारी एटमिसिटी रिप्रेजेंट करेगी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ वाटर का, वाटर किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन के 2 एटम से और ऑक्सीजन के 1 एटम से, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो कितने हो गए हैं यहाँ हमारे एटम्स? 1 2 3 इन टोटलिटी, ठीक है। इन टोटलिटी काउंट करेंगे तो 2 हाइड्रोजन और सिंगल आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। तो हमारी एटमिसिटी यहाँ 3 होगी, क्योंकि 3 एटम्स इज गोइंग टू बी यूज्ड टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं इसी तरह, जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हैं? कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है यहाँ और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो इसकी भी एटमिसिटी 3 होगी, और जिसकी एटमिसिटी 3 होगी उसको कहेंगे ट्राई एटमिक, ठीक है। बाकी मोनो एटमिक भी होते हैं आपके, जिनमें केवल एक ही एटम हमारा कंसिस्ट होता है, जैसे हीलियम, नियोन, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपके मोनो एटमिक के। डायटमिक में कौन कौन आ गए आपके? ये सब आपके डायटमिक कहलाएंगे। ट्राई एटमिक में H2O, CO2 आ गया। बाकी इसके अलावा आप टेट्रा भी आता है, पॉली भी आता है, पेंटाएटमिक, ऑक्टाएटमिक सब आते हैं। इतना डीप हम लोग जाएंगे नहीं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 9th में चैप्टर 3 गिवन है हमारा, ठीक है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग इक्वेशंस की। कोई केमिकल इक्वेशन हमें गिवन है, उसको बैलेंस करने के लिए एग्जाम में दिया जाएगा कि LHS और RHS में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम। तो हमें एक इक्वेशन गिवन होगी जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन LHS
इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। तो इनबैलेंस इक्वेशन हमें गिवन होगी, जैसे हमने फर्स्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखिए तरीके बहुत हो सकते हैं। नॉर्मली अगर हमें लग रहा है कि हमारी जो इक्वेशन है हम देखकर ही बैलेंस कर देंगे, जैसे Fe3 है यहाँ तो 3 लगा दो या कुछ भी, जैसे हमने वाटर फॉर्मेशन की जो इक्वेशन थी H2 + O2, ठीक है, जिससे हमारा 2H2O मिलकर बना था, फॉर्म हुआ था हमारा वाटर मॉलिक्यूल, उसको हमने डायरेक्ट ऐसे ही देख के कर दिया था, तो वो थोड़ी सी ईजी इक्वेशन में आ जाती है। हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ी हार्ड इक्वेशन भी लेकर चलेंगे, जैसे आयरन और H2O मिलकर हमें दे रहे हैं Fe3O4 + H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हमें यहाँ ऐसा क्या प्रोसीजर, तो इसका एक प्रोसीजर होगा, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ये हमारी LHS है, ये हमारी RHS है, हम LHS को फोकस करते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है। सबसे पहले देखो हमारी LHS में कितने एलिमेंट्स हमें, कितने एटम्स हमें गिवन हैं, सिंबॉलिकली हम उसको लिख लेंगे 1 by 1। सबसे पहले Fe है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, तो इसी सीक्वेंस में आई एम गोइंग टू राइट इट हियर। अब इसी साइड में मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में ही हमें चेक करना है कि जो आयरन है उसके कितने एटम है, यहाँ 1 एटम है, तो हमने लिख लिया 1 एटम। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, देखिए सफिक्स में, ऑक्सीजन का 1 एटम है सिर्फ, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे हम हमारी राइट हैंड साइड से, तो Fe के कितने मॉलिक्यूल है, देखें यहाँ 3, हाइड्रोजन के कितने हैं 2, एंड आपका ऑक्सीजन का कितना हो गया 4, ठीक है, सही लिखा है, ओके। अब सॉल्व करते हुए जाएंगे। सबसे पहले देखो कौन से ऐसे एटम्स हैं जो आपके बैलेंस्ड है ऑलरेडी, हाइड्रोजन आपका ऑलरेडी बैलेंस्ड है, पर जरूरी नहीं है कि आगे ये बैलेंस रहे। कई बार क्या होता है, हम किसी एक एटम को बैलेंस करते हुए जाते हैं और दूसरा एटम हमारा उसके कारण इम्बैलेंस हो जाता है, जो हमारे कंपाउंड होते हैं स्पेशली उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3 बन जाएगा, ठीक है। तो Fe के LHS साइड में मैंने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, ओके, तो हमारा क्या बन गया 3, और यहाँ भी हमें क्या मिला 3, ठीक है। तो 2 हमारे बैलेंस हो चुके हैं। अब हम यहाँ आते हैं ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन 1 लिखना था ना, ठीक है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 4 है, तो इसके ऑक्सीजन के LHS में अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ऑक्सीजन के LHS में अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ, देखिए मल्टीप्लाई कभी भी यहाँ सफिक्स में नहीं होगी, इनको हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। तो ऑक्सीजन यहाँ लिखेंगे हम 4 की मल्टीप्लाई की, हमारा बन गया यहाँ पर 4 और यहाँ भी 4 बन गया। क्या इक्वेशन बैलेंस है? नहीं, क्योंकि ये एक कंपाउंड है H2O, ठीक है, कंपाउंड जो कि मिलकर बना है इन 3 एटम से, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई की यहाँ 4 की, तो ये एक जो कंपाउंड है ये 4 इसके लिए भी स्टैंड करेगा और ऑक्सीजन के लिए भी स्टैंड करेगा। तो हमने यहाँ ऑक्सीजन को चेंज करने के लिए 4 किया, तो ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली हमारा 4 हो गया, लेकिन साथ ही में हाइड्रोजन हमारा 8 बन गया। अगर आप देख सकते हो 4 2 8, हाइड्रोजन का LHS हमारा 2 ना होकर अब 8 बन गया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हमें फिर चेंज करना पड़ेगा, ये हमारा इम्बैलेंस हो गया है, क्योंकि बैलेंस करेंगे तो यहाँ अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कैंसिल होकर हमारा 8 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो 4 की मल्टीप्लाई कहाँ की मैंने, हाइड्रोजन के RHS साइड में, हाइड्रोजन के RHS देखें क्या बैलेंस है सब, 3 3 8 8 4 4, चेक कर ले। Fe का यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ऑक्सीजन काउंट करें 4 है, यहाँ भी 4 है, हाइड्रोजन 4 2 8, हाइड्रोजन 4 2 8, ये हमारी बैलेंस हो गई इक्वेशन। सेकंड एग्जांपल ले रही हूँ, हमने लिया है HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलकर दे रहे हैं हमें कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बहुत सारे सिंबल्स हैं हमें लिखने होंगे, तो सबसे पहले LHS साइड में लाइन से चलते हैं, H देन N देन O, HNO, फिर आता है हमारा Ca कैल्शियम, देन हमारा O फिर से आता है, तो ये मैं ले चुकी हूँ, और H हाइड्रोजन आता है, ये भी मैं ले चुकी हूँ। एक को एक ही बार लेना है। अब इसके LHS साइड में ही कितने नंबर ऑफ एटम से लिख लेंगे, हाइड्रोजन कितना, 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, कितने हो गए इन टोटलिटी, इट्स 3। नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो 1। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2, देखिए ये होल ब्रैकेट का मतलब ये 2 H के साथ भी जाएगा और O के साथ भी जाएगा, तो ऑक्सीजन टोटलिटी में 3 यहाँ है हमारे, 2 यहाँ हैं, तो इट्स 5, ओके। कैल्शियम सिंगल, 1 एटम है बस, ठीक है। अब हम आते हैं राइट साइड में, राइट साइड में हमारा जो हाइड्रोजन है सबसे पहले उसको देखेंगे 2, तो हाइड्रोजन यहाँ आ गया हमारा 2, थोड़ा सा गैप करके लिख लेते हैं, नाइट्रोजन 2, ये ब्रैकेट है ना, ये 2 N के साथ भी है और O के साथ भी होगा। ऑक्सीजन यहाँ देखें, ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर और 2 यहाँ हो गए, 3 2 6 और 1 यहाँ है, ये प्लस हो रहा है आपस में और ये मल्टीप्लाई होता है, 3 2 6 एंड 1 7, ऑक्सीजन इज जो 7 एंड कैल्शियम यहाँ भी 1 है। तो हमारे ऑलरेडी क्या बैलेंस है, सिर्फ कैल्शियम बैलेंस है और कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ N को देखो, सबसे पहले 1 है, जो 1 है उसको ले लेते हैं पहले। 1 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 की, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 2, बैलेंस हो गया है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। नाइट्रोजन के LHS में 2 की मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन के LHS के नाइट्रोजन में 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे हमने 2 की मल्टीप्लाई की तो ये 2 H के साथ भी जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, तो सब चेंज हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन तो 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ 4 हो गया है, तो हाइड्रोजन अब 3 ना होकर 4 हो गया है, ठीक है। दिस इज आर न्यू वन। फिर हमारा ऑक्सीजन भी है इस कंपाउंड के साथ, N के साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 2 6 एंड 2 8 हमारे ऑक्सीजन हो गए हैं, ओके।
देन कैल्शियम को तो ठीक है, इधर तो हमने कुछ किया ही नहीं। अब यहाँ आते हैं हाइड्रोजन को, देखो ज़रा, 2 बैलेंस हो चुके हैं हमारे। हाइड्रोजन यहाँ 4 है और इधर यानी RHS में हमारा 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दें, 2 की मल्टीप्लाई करने पर हमें 4 मिल जाएगा। कहाँ मल्टीप्लाई की हमने? हाइड्रोजन, कहाँ का हाइड्रोजन है? राइट हैंड साइड का हाइड्रोजन है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी। जैसे ही 2 की मल्टीप्लाई की हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया है, लेकिन साथ में ये जो 2 है ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा, तो ऑक्सीजन फिर से हमारा चेंज होने जा रहा है। यहाँ 2 हमारा ऑक्सीजन है और इसमें भी हमारा कितना है? 6 है, 6 and 2 8, तो ऑक्सीजन 7 ना होके 8 हो गया। और अगर हम देखें तो इसी प्रोसेस के साथ, किस प्रोसेस के साथ? यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करते ही हाइड्रोजन के साथ साथ हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। चेक करें, 4 4 2 2 8 8 1 1। प्लीज गो थ्रू विद दिस इक्वेशन एंड चेक इट आउट, क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस है। मैं एक थोड़ा सा हाई लेवल एग्जाम्पल लेने जा रही हूँ, थर्ड एग्जाम्पल, थोड़ा सा जिसमें हमें देखना होगा और हम फंस सकते हैं। ओके, C2H6, सो यहाँ पर ये हमारे रिएक्टेंट्स होंगे और इस यहाँ RHS में हमारे प्रोडक्ट्स होंगे। तो LHS में CHO सीक्वेंशली हमने लिख लिया। कार्बन के हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट हियर इज 2, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज 6, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज 2। नाउ द RHS साइड, कार्बन फर्स्ट, सो 1, then hydrogen 2, okay, and then oxygen 2 and 1 3। तो सबसे पहले यहाँ 1 दिख रहा है मुझे, तो आई एम गोइंग टू बैलेंस दिस फर्स्ट। 2 की मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल गया 2, तो 2 2 बैलेंस। 2 की मल्टीप्लाई कहाँ की हमने? कार्बन, कौन सा कार्बन? RHS साइड में जो कार्बन है यहाँ। तो जैसे हमने 2 की मल्टीप्लाई की, यहाँ ऑक्सीजन भी चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। 2 2 4 and 1 5, यानी ऑक्सीजन हमारा 3 से हटकर यहाँ 5 हो जाता है, ठीक है, नो इशू। नेक्स्ट हाइड्रोजन पर आते हैं। यहाँ अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 3 6 हो जाएगा, जो इसके इक्वल है, ठीक है। तो कहाँ की मैंने 3 की मल्टीप्लाई? RHS साइड के हाइड्रोजन में, ओके, RHS साइड का हाइड्रोजन ये मिला हमें, ठीक है। जैसे ही मैंने 3 की मल्टीप्लाई की हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन फिर से इम्बैलेंस होने वाला है। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, 3 and 4 7 इज, ये वापस से हमारा 7 आ गया, ठीक है। तो 2 हमारे बैलेंस हो चुके हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। बारी है हमारी ऑक्सीजन की। सो ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ इस केस में मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड इज 2 एंड नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड इज 7। बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में पड़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि 2 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 की 2 से 14 14, नहीं, क्यों नहीं होगा? रीजन देखें, यहाँ जो ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ इंडिपेंडेंट है थोड़ा सा, मतलब एक ही है एटम। यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड है हमारा 7, किस किस पार्ट में? ये जो 7 है यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड है। 4 तो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल में आ रहा है और 3 हमारा सेकंड मॉलिक्यूल में आ रहा है, और इनको प्लस होके 7 आ रहा है, ठीक है, समझिए। तो ऐसी जब कंडीशन होती है, प्लीज बी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए ये 7 है, यहाँ 2 है, 7 को 2 नहीं बना सकते, क्योंकि 7 को 2 बनाने के लिए बहुत लाइक उसको रिड्यूस करना पड़ेगा और वापस से हमारी चीज़ें चेंज हो सकती है। तो जो हमारा सिंगल एलिमेंट है थोड़ा सा, है ना, यहाँ तो कंपाउंड है, ये कंपाउंड सिंगल एलिमेंट है, इसको हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं 7 बनाने की। 7 को 2 ना बना के 2 को 7 बनाते हैं। 2 को 7 कैसे बनाएंगे? देखें, 7/2 कर दो, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल गया? 7। फिर से देख लीजिए, यहाँ 2 था, 7/2 मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 2 से 2 कैंसिल, 7 आ गया, दोनों इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दी? 7/2। हमारी इक्वेशन के जो भी एटम्स थे, कार्बन इज बैलेंस्ड नाउ, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड नाउ, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड नाउ, बट इन माई टेबल ओनली। अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो बैलेंस मैथमेटिकली हो जाएंगे, पर हमें सिंबॉलिकली लिखने के कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। रूल्स क्या है कि आप 7/2 जो एक फ्रैक्शन है उसमें हम नहीं लिख सकते हमारे किसी भी कंपाउंड के या एलिमेंट की क्वांटिटी को, ठीक है, कि 7/2 मतलब रेशियो में हमने ले लिया, ऐसे नहीं होगा। तो हम क्या करने वाले, हमारी जो फाइनल इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, यहाँ तक तो जाना ही है, स्टेप्स फॉलो करने ही है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि इसी में मल्टीप्लाई होगी। इस 2 की आपकी इक्वेशन के हर एलिमेंटल कंपाउंड में मल्टीप्लाई होगी। जैसे यहाँ 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 यहाँ, इसे मैथमेटिकली करते हैं। फॉर एग्जांपल x + y = 10 है, तो x में भी मल्टीप्लाई होती है, y में भी होती है, इक्वल में जो 10 है उसमें भी होती है। तो यहाँ भी वैसे ही कुछ करेंगे। तो हमारी इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, 2 की मल्टीप्लाई C2H6 से करेंगे, क्या बना? 2 C2H6 प्लस 7/2 में करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 7O2। आउटपुट क्या मिला? 2 2 सा 4 CO2 प्लस 3 2 सा 6 H2O। ये हमारी
फाइनल इक्वेशन है एंड यू कैन चेक इट आउट बाय पॉजिंग योर वीडियो कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, मीन्स एटम्स, ओके, कि हमारे जो एटम्स हैं दोज आर बैलेंस्ड और नॉट. सो बाय यूजिंग दिस यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, सॉल्व बोले तो आप बैलेंस कर सकते हैं इनको. तो जो बहुत ही छोटी इक्वेशंस आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं उसको तो आप ठीक है देख के पता लगा लोगे, यहाँ 2 कम है, यहाँ 3 कम है, यहाँ 4 कम है. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी इक्वेशंस भी आती हैं जो थोड़ा सा हमारा इवन ऑड का सिस्टम भी पड़ जाता है उसमें, जैसे यहाँ 2 इवन था, यहाँ 7 ऑड था. ठीक है, और कहीं 2 3 का प्रॉब्लम हो जाता है, तो हमें बैलेंस करके देखना पड़ता है. तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग अगर चलेंगे तो कोई भी इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हैं ईजिली. नाउ आफ्टर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स. सो दीज ऑल कैन बी द टाइप्स ऑफ chemical reactions. First one is combination reaction, second is decomposition reaction, third is your displacement reaction, fourth is your endothermic and or exothermic reactions, and fifth and last one is your redox reactions, जिसमें हम oxidation और reduction दोनों पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम combination reactions और decomposition reactions को simultaneously थोड़ा सा साथ में लेके चलेंगे. ठीक है, समझेंगे क्योंकि ये दोनों reactions एक दूसरे के उल्टा होती हैं. ठीक है, they are actually opposite to each other. So let's come to the combination reactions. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इट्स अ कॉम्बिनेशन, यानी कि कंबाइन किया जाता होगा कहीं ना कहीं 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को. एक को तो कंबाइन नहीं करेंगे ना ऑब्वियसली. जैसे हमने लिया यहाँ A प्लस B प्लस C, यानी कि हमने 3 रिएक्टेंट्स को आपस में कंबाइन किया और हमें क्या मिल गया, एक कंपाउंड ABC. केवल एक ही कंपाउंड मिला है जो कि मिलकर बना हुआ है इन 3 अलग अलग एलिमेंट से. ठीक है, एलिमेंट से या कंपाउंड से, कंपाउंड भी हो सकता है, यहाँ जरूरी नहीं एलिमेंट्स ही हो. सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि हमारा एक ही जगह कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल हमारा हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, मिलकर हमें वाटर मॉलिक्यूल दे रही है, या कार्बन है हमारा. ठीक है, प्लस ऑक्सीजन है. ठीक है, कार्बन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन हमारी गैस फॉर्म में, और मिलकर हमें क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे मैंने लिखा यहाँ C प्लस O2, मिलकर हमें क्या मिल दिया इसने, CO2. ठीक है, तो 2 रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक थर्ड रिएक्टेंट हमें दे रहे हैं, उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, सो लाइक हम नीचे लिख सकते हैं इनके नाम, अधिकतर हम लिखते हैं कार्बन, ऑक्सीजन. ठीक है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो कार्बन किस फॉर्म में है आप वो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते नो इशू. तो कार्बन हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन हमारा गैस फॉर्म में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन हमारा गैस फॉर्म में है. सो इट डजंट मैटर कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, 2 रिएक्टेंट्स बस आपस में मिलकर हमें एक तीसरा रिएक्टेंट दे रहे हैं, उसको कहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट. या 1 2 3 रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर हमें 4th रिएक्टेंट दे रहे हैं. ठीक है, तो उसको भी हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एक रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर हमें फॉर्म कर देते हैं क्या, एक प्रोडक्ट, इज कॉल्ड योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आई विल शो यू मोर एग्जांपल्स, लेकिन उनको शो करने से पहले मैं थोड़ा सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, हमारा एक कोई कंपाउंड होगा. ठीक है, एक हमारा ये रिएक्टेंट है. अब ये मत सोचना कि यहाँ ये कंपाउंड हमारा लाइक आउटपुट प्रोडक्ट था और यहाँ रिएक्टेंट कैसे हो गया. LHS साइड में जो भी होगा दैट वुड बी नोन एज योर रिएक्टेंट. तो ABC एक हमारा कंपाउंड है, इसको हमें ब्रेक करना है, ब्रेक किसी भी तरीके से बस ब्रेक करना है, और ब्रेक होकर ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स अगर हमें दे दे तो वो हमारा कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यानी यहाँ जो हुआ उसका उल्टा अगर हम कर देंगे तो वो यहाँ यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, गॉट इट, होप ये क्लियर होगा आपको. मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको एक दे ही देती हूँ. हमने लिया फेरस सल्फेट Fe2SO4, इसको जब हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो ये हमें देगा हमारा Fe2O3, जिसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड. यहाँ हमें मिलेगा SO2 दैट इज सल्फर ऑक्साइड, एंड देन अगेन SO3. SO2 और SO3 डिफरेंट होते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड है, ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 3 हो जाते हैं, तो ट्राइऑक्साइड, और 2 हो गए तो डाइऑक्साइड. सो हमारा एक कंपाउंड, ठीक है, उसको उसने रिएक्ट किया. रिएक्ट क्यों किया है अभी उसका रीजन बताएंगे. और 3 अलग अलग हमारे कंपाउंड्स में ब्रेक हो चुका है. यानी एक रिएक्टेंट जब ब्रेक हो जाए, डिकम्पोज हो जाए अलग अलग प्रोडक्ट्स में, तो हम उसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन. गॉट इट. अब ये डिकम्पोजिशन होता कैसे है, इट डिपेंड्स. हो सकता है आपने इसको हीट दी हो, सनलाइट दी हो. ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं. वो तरीके भी आएंगे अभी आगे. डिकम्पोजिशन में ही वो 3 तरीके होते हैं, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, और फोटोलिसिस हो गया. तीनों तरीके. देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ और थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में. देखिए, जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, इसमें अधिकतर क्या होता है, हीट का इवोल्यूशन भी होता है.
हियर इज योर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमने चूना, अगर आपने कभी देखा हो, जैसे घर में व्हाइट वॉश वगैरह होता है कुछ भी लाइक, है ना, तो उसको जब हम पानी में डालते हैं और हीट प्रोड्यूस होगी तुरंत, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में अधिकतर हमें हीट देखने को मिल जाती है, ठीक है। या कोयला है, कोयला बोले तो कार्बन, और कार्बन को हम जब जलाते हैं, मान लो कार्बन है, कार्बन को हमने जलाया यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वहाँ होगा, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम कार्बन को जलाएंगे तो एक गैस हमारी बनती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इवोल्यूट होगी। इसके अलावा और भी हैं एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ ये बना था, ये तो हमारा क्विक लाइम है, ये हमारा स्लेक्ड लाइम है, ठीक है। स्लेक्ड लाइम के साथ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो भी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है, कौन सा, कि स्लेक्ड लाइम लिया हमने दिस, ठीक है। इसके साथ हमने किया किसका रिएक्शन, CO2 का, ठीक है। तो ये हमें मिलके देगा कैल्शियम कार्बोनेट, मीन्स CaCO3, ठीक है। अभी जो CaCO3 है, ये क्या काम करता है आपको पता है, ये व्हाइट वॉश जब होता है हमारी वॉल्स पर, हमारी घरों की वॉल्स पर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, ठीक है। हमारी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ से मिली, एयर, हवा, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन सब है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ये मिल जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा फॉर्म होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होकर क्या काम करता है, विच एक्चुअली गिव्स अ शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल्स, ठीक है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, ये तुरंत नहीं बन जाता कि तुरंत एक्शन होती है, तो इट डिपेंड्स कि कितना टाइम होता है किसी रिएक्शन को होने में, ठीक है, कितना टाइम कोई रिएक्शन लेती है। तो लगभग 2 दिन आई थिंक लगते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म होने के लिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब फॉर्म हो जाता है तो आपकी वॉल्स शाइन करती है। इसके अलावा अगर मुझे कुछ बताना हो इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो वो ये होगा कि आपकी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, दैट मीन्स अगर आपका AB है एक कंपाउंड और वो ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है A+B की फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ हमें एनर्जी डालनी होती है, ऐसा तो नहीं कि रखे रखे ब्रेक हो जा रहा है, यहाँ कोई ना कोई, यहाँ कोई एनर्जी होगी। अब वो एनर्जी क्या होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन, ठीक है। जैसे ये जो सिंबल है, ये एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, कैन यू इमेजिन इट, किन किन फॉर्म्स में हो सकती है, यस, हीट, ठीक है, और करंट हो सकता है, यस, करंट पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोलिसिस इट्स अ पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन। एंड आपका सनलाइट हो सकता है, फोटोसिंथेसिस बताया था स्टार्टिंग में, तो ग्लूकोज वाला एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, हाँ, उसमें सनलाइट की प्रेजेंस थी, ठीक है। तो आपके जो फोटोलिसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस है, वो मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगी। फिलहाल मैं केवल रिएक्शंस के बारे में आपको बता रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए। सो थर्ड पॉइंट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 2 टाइप होते हैं, इट कैन बी सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड इट कैन बी डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इनमें डिफरेंस क्या रहेगा, इनके डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट को समझना पड़ेगा। देखिए, जब एक एलिमेंट हमारा डिस्प्लेस करता है दूसरे एलिमेंट को, ठीक है, और फॉर्म करता है एक कंपाउंड, जैसे मैंने लिया AB, ठीक है, या A ले ली, मैंने लिया A + BC, ठीक है, ये इसके साथ आएगा और फॉर्म कर देगा AB, और C यहाँ हमारा अकेला रह जाएगा। समझ आई बात, ठीक है। तो जब कोई एक एलिमेंट किसी एक कंपाउंड के किसी एक एलिमेंट से या एटम से डिस्प्लेस होकर एक कंपाउंड तैयार करे, तब हम इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या डेफिनेशन हो गई है, व्हेन अ मोर, अच्छा, ठीक है। और इस रिएक्शन को होने के लिए एक शर्त है, एक लौती शर्त, कि जो A है हमारा, इट शुड बी मोर रिएक्टिव देन B, इट शुड बी मोर रिएक्टिव देन B। अब रिएक्टिविटी भी अलग अलग होती है हर एलिमेंट की, जैसे हम लोगों ने क्लास 9 में शायद पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज, तो आप उस टॉपिक को पढ़ के देख सकते हैं इफ़ यू डोंट नो व्हाट डू मीन बाय द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। ये जो कंडीशन मैंने यहाँ बताई है, ये दूसरी तरीके से भी हो सकती है। जैसे हमने एक कंपाउंड लिया AB और दूसरा कंपाउंड लिया हमने CD, ठीक है, इसमें क्या होगा, A B के साथ गया था इन फर्स्ट केस, इन सेकंड केस A हमारा C के साथ गया, फॉर एग्जाम्पल, तो AC फॉर्म हुआ। यहाँ ये वाला कंपाउंड इसके साथ पैचअप कर लेगा और ये हमारा बनेगा BD कंपाउंड, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है, ठीक है, यही फ़र्क है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट का और ये एग्जाम्पल होगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का। ये अभी मैंने सिर्फ सिंटेक्स बताया, अभी एग्जाम्पल्स भी बताएंगे आगे।
तो जहां एक एलिमेंट दूसरे सिंगल एलिमेंट के साथ डिस्प्लेस होकर एक नया कंपाउंड दे दे, दैट इज नोन एज योर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड एंड टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन द कंपाउंड इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ओके, भाई एक टाइप है रिएक्शन का जिसमें एक एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है दूसरे कंपाउंड के एक एलिमेंट से, ठीक है, और क्या दे रहा है हमें, एक कंपाउंड दे रहा है। ऐसे ही हमारा सो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हमारी डेफिनेशन बनेगी, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट कंपाउंड और ग्रुप, ओके, टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से हो गए, दो कंपाउंड है या दो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एटम फर्स्ट ये है भाई, दो एटम्स है ना एक ग्रुप में, इसमें भी दो एटम्स है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स में एक दूसरे के साथ हो रहा है, तो अगर फर्स्ट हमारा थर्ड के साथ हो रहा है तो सेकंड फोर्थ के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल मैं यहाँ लिखने वाली हूँ यहाँ, और क्या बच गया, एफ, देखो FeSO4 के साथ चला गया, क्योंकि जो हमारा आयरन है वो सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से कम रिएक्टिव है, तो ये कॉपर के साथ ना जाकर सल्फेट के साथ जाएगा, ठीक है, और हमारा कॉपर यहाँ अकेला रह गया, ठीक है। तो आयरन का जब हमने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया, व्हाट वी गॉट इज फेरस सल्फेट एंड देन कॉपर। नाम लिख सकते हैं आप, प्रॉपर अगर आपको दिखाना तो आपको लिखना ही होगा, Fe इज योर आयरन, CuSO4 इज योर कॉपर सल्फेट, and this is your ferrous sulfate. कॉपर सिंगल है तो it is in the form of your metal. This is the example of your double displacement reaction. फर्स्ट फोर्थ के साथ गया और सेकंड थर्ड के साथ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कुछ कि Na Ba के साथ ही जाएगा, देखिए वो तो अपनी इंटरनल रिएक्शंस चल रही हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी, अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड, ठीक है, कि कौन किसके साथ जाएगा। और यहाँ तो एक और चीज़ है फिर रिएक्टिविटी है, ठीक है, रिएक्टिविटी को भी हमें मद्देनजर रखना होगा। तो सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया है डबल डिस्प्लेसमेंट का। के नंबर 4 पर हमारा आता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो हमारा जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक है साथ साथ समझिए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हम हीट देंगे, एनर्जी देंगे अपनी इक्वेशंस में मौजूद कंपाउंड को, ठीक है, उसके बाद रिएक्शन जो होगा वो एंडोथर्मिक कहलाएगा, मींस आपको प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए हीट की, ठीक है। तो जनरली जो रिएक्शंस होती हैं बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, सनलाइट, ठीक है, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था फोटोसिंथेसिस का, राइट। तो फोटोसिंथेसिस में क्या एग्जाम्पल था, दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर फोटोसिंथेसिस कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मीन्स वाटर मिलकर हमें ग्लूकोज देते हैं, ठीक है। तो लाइक ओके, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, और यहाँ हमें लिखना होगा सनलाइट। तो ये सनलाइट हमें बता रहा है कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल है हमारा, हम अमोनियम क्लोराइड मीन्स NH4Cl को, अमोनियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं मीन्स हीट देते हैं, तो आप यहाँ हीट लिख सकते हैं या एरो के ऊपर हीट लिख सकते हैं, इसको गर्म किया हमने, ठीक है, गर्म करने पर हमें अमोनियम क्लोराइड को क्या मिला, एक तो हमें अमोनिया मिलेगा हमारा NH3, तो यहाँ से NH3 एक हाइड्रोजन बचा वो Cl के साथ मिल जाएगा, बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर हमें अमोनिया मिला। सो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज फोटोसिंथेसिस में हमें एनर्जी देनी पड़ी थी एज इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल में हमें अमोनियम क्लोराइड को एनर्जी देनी पड़ी हीट, ठीक है, और तब जाके हमें हमारा जो भी ब्रेकडाउन हुआ है वो मिला है। सो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्लियर हो चुकी होगी। एंडोथर्मिक में हम लोग हीट को क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है, हीट इसको दी जाती है, जबकि एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट हमारी रिलीज होगी, ठीक है। एक्सोथर्मिक के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मान लो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि एक रिबन नाम से बोला जाता है, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को हम जब जलाते हैं, जलाएंगे कैसे, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जब भी जलाएंगे बिना ऑक्सीजन के तो कोई चीज़ जलेगी नहीं, ठीक है। तो हमें हमारा MgO मिल जाता है, ठीक है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हमें मिल गया, लेकिन ये हीट भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ हीट रिलीज हुई है, जबकि यहाँ हीट हमें देनी पड़ी थी, तो जहाँ हम हीट देंगे वहाँ हमारी जो प्रोसेस है कहलाएगी एंडोथर्मिक प्रोसेस, और जहाँ पर हमें हीट मिलेगी कहलाएगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इतना क्लियर है, इनको प्लीज़ बैलेंस वगैरह कर लेना, जैसे O2 है तो 2 यहाँ लगेगा, फिर Mg है तो 2 यहाँ लग गया, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स मैग्नीशियम के और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेने पर हमें 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, इनको भी प्लीज़ चेक कर लेना ये मतलब बैलेंस है कि नहीं है। जैसे फर्स्ट में हमारा ऑक्सीजन भी तो रिलीज़ होगा और वाटर हमें मिलेगा, तो ऑक्सीजन से 6 हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है। तो अभी
एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्लियर होंगी। देखिए ये जो वर्ड है हमारा रेडोक्स, ठीक है, रेडोक्स रिएक्शंस कैसे बनती है, ये जो रेड है ये है रिडक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ, और ये जो ऑक्स है ये ऑक्सीडेशन को, ठीक है। रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन पर आते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय ऑक्सीडेशन। तो एक जो ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है, तो ये कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन पर आते हैं। अगर हमारा ऑक्सीजन माइनस हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो हमारा जो इक्वेशन, हमारा जो रिएक्शन है वो रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है, लेकिन उस तरीके से समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ऑक्सीडेशन के। जैसे हमने लिया और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसको बैलेंस देखो 2, ठीक है। तो अगर हम इस प्रोसेस में देखें कि ये प्रोसेस, ये जो इक्वेशन है हमारी ऑक्सीडेशन के अंदर क्यों आएगी, तो उसका रीजन है कि इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, ठीक है। इस कॉपर के साथ हमारा जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ एड तो हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड मिला हमें, कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो गया, हमें कॉपर ऑक्साइड दे रहा है, तो ऑक्सीजन का एडिशन जहां भी होगा, ऑक्सीजन का एडिशन जहां भी होगा वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, रिडक्शन में आ जाइए। ये मैं इंडिविजुअली समझा रही हूँ आपको, केवल ऑक्सीडेशन टर्म और केवल रिडक्शन टर्म, जब ये दोनों साथ में होंगे तो रेडॉक्स बनेगा। फिलहाल इंडिविजुअली आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ हमने क्या बोला था, ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का रिडक्शन के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3, 2KClO3 जिसको कहा जाता है पोटेशियम क्लोराइड। जब हम इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, ठीक है, तो ये बनेगा पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड। और साथ में कुछ बचा ऑक्सीजन O2, इसको बैलेंस कर लो, 2KCl और 3O2 आ जाएगा, 3 2 6, 3 2 6, ठीक है, 3O2 हमारा बन गया। तो यहाँ क्या हुआ है, देखें जरा, ऑक्सीजन इस कंपाउंड के साथ थी लेकिन वो रिड्यूस हो गई, कंपाउंड से अलग हो गई पूरी की पूरी, और हमें क्या दे दिया, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ रिडक्शन हुआ है ऑक्सीजन का, तो ये कहलाएगी हमारी रिडक्शन रिएक्शन। एक और तरीका है ऑक्सीडेशन को बताने का, जहाँ हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है कहलाती है ऑक्सीडेशन, या एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है कहलाती है ऑक्सीडेशन। इसी तरह रिडक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका है ऑक्सीजन के थ्रू, दूसरा तरीका है हाइड्रोजन के थ्रू। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है कहलाएगी रिडक्शन, या हम बोल सकते हैं एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है कहलाएगी रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस or process in which hydrogen is removed from the substance is called oxidation, and the reduction would be well defined like the process in which oxygen is removed, okay, from a substance is called reduction, or the process in which hydrogen is added to a substance is called reduction, okay। इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, जैसे ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, एंड ऑक्सीजन। अब इसमें हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन इसमें रिमूव होगा तो सल्फर आ जाएगा और प्लस H2O, ओके। बैलेंस कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन था सल्फाइड के साथ, लेकिन हाइड्रोजन रिमूव हो गया और सल्फर अकेला रह गया हमारा, और H2 किसके साथ चला गया, O के साथ, और H2O फॉर्म कर दिया, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है। यहाँ रिडक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे दिखाएंगे, यहाँ सोडियम के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यू कैन सी इट, सोडियम हाइड्राइड,